भारतीय मिडिल क्लास आखिर बर्बाद क्यों होता जा रहा है और भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स का एक ऐसा सच जो आपको भी हिला कर रख देगा। साथ ही साथ आज आप इसरो की एक ऐसी सच्चाई जानने वाले हैं जिसे सुन आप भी दंग जरूर रह जाएंगे। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल अध्याय को। चाइना के एक मशहूर बिजनेसमैन जेंग यिमिन ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि एक सच्चा बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट के लिए दुनिया को तो छोड़िए अपनी फैमिली तक को भी बेच सकता है। अब भले ही उनका ये स्टेटमेंट आपको सुनने में अभी काफी ज्यादा एनोइंग लग रहा हो, लेकिन जेंग पूरे तरीके से गलत नहीं थे। 19 अगस्त 2024 दुनिया के सबसे फेमस और रईस बिजनेसमैन एलोन मस्क ने दुनिया के सामने आकर एक ऐसी जॉब को निकाला जिसमें उनकी कंपनी हर उस इंसान को जो कि दिन में 7 घंटे या फिर उससे ज्यादा वॉक करते हैं उन्हें पर आवर $25 से लेकर $48 के बीच पे करेगी, जो इंडियन करेंसी में लगभग 2120 रुपए से लेकर 4000 रुपए पर आवर के रेट है। यानी कि अगर यहाँ पर एक सिंपल सी कैलकुलेशन को लगाया जाए तो हर एक इंडियन पर डे के हिसाब से अगर 7 घंटे ही चलता है तो वो 14,840 रुपए से लेकर 28,000 रुपए तक कमा सकता है। अब गाइस, इस जॉब की एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है और वो ये है कि इस जॉब को सिर्फ 5 फुट 7 इंच से लेकर 5 फुट 11 इंच के बीच का ही इंसान अप्लाई कर सकता है। विच मेक मी क्यूरियस कि आखिर इतनी स्पेशल रिक्वायरमेंट वाली और इतनी हाईली पेड जॉब एलोन मस्क जैसे इंसान के द्वारा रिलीज की ही क्यों गई है। एंड बिलीव मी, जब इसका आंसर मुझे पता चला तो मैं भी हिल गया। एक्चुअली गाइस, रिसेंटली एलोन मस्क की कंपनी बहुत बड़े स्केल पर ऐसे रोबोट्स को भी बनाकर तैयार कर रही है जिनका इस्तेमाल लेबर क्लास लोगों को किसी भी फैक्ट्री या फिर कंपनी से रिप्लेस करने के लिए किया जाएगा। अब क्योंकि ये रोबोट इंसानों की तरह ही काम करेंगे तो उन्हें ठीक उसी मोशन में चलना और बैठना होगा जैसे कि एक इंसान पूरे ही दिन में करता है। और इंसानों की इसी मोशन और एक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए मस्क साहब की कंपनी को बहुत बड़े स्केल पर ह्यूमन डेटा की जरूरत है और वही डेटा इतने हाई प्राइस को पे करके लोगों से कलेक्ट किया जा रहा है, जिससे ये बात तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि भले ही दुनिया का सबसे रईस बिजनेसमैन प्रेजेंट डेट में करोड़ों रुपए खर्च कर रहा हो, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड वो इन्हीं रोबोट्स के बलबूते पर ना सिर्फ इसी रकम को रिकवर करेगा बल्कि वो बैठे बैठे करोड़ों रुपए के प्रॉफिट को भी अर्न करेगा। बट ऑन दी अदर साइड, जो इंसान प्रेजेंट डेट में इन कंपनीज में काम कर रहे हैं, जब आगे आने वाले समय में रोबोट्स उन्हें रिप्लेस करेंगे तो वो काफी हद तक भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। अब गाइज, यहां पर आपने ये जाना कि रियलिटी में यहां पर हो क्या रहा है। एक्चुअली गाइस, अगर आप सोचेंगे तो आपको यह मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली में हम इंसानों का ही इस्तेमाल करते हुए बहुत बड़े बड़े रईस जादे अपने प्रॉफिट के लिए हम इंसानों को ही बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, विच इज रियली सैड। गाइस, क्या आपको पता है कि दिसंबर 2024 में इसरो अपनी गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट G1 को लॉन्च करने वाला है। अब इंटरेस्टिंगली, अगर आपने इस न्यूज को कहीं पर भी देखा होगा तो उन सभी में आपको यह नजर तो जरूर आया होगा कि यह टेस्ट फ्लाइट पूरे ही तरीके से अनक्रूड होगी, यानी कि इस टेस्ट फ्लाइट के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी क्रू मेंबर मौजूद ही नहीं होगा। बट व्हाट इफ के अगर मैं आपसे बोलूं कि ये इंफॉर्मेशन पूरे ही तरीके से आधी है। एक्चुअली गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इस साल के लास्ट में इसरो करोड़ों रुपए खर्च करके जिस गगनयान टेस्ट फ्लाइट को भेज रहा है उसमें 1-2 नहीं बल्कि 20 बड़े बड़े कंटेनर्स में मक्खियों को भी रखकर भेजा जा रहा है। बट द मेन पॉइंट इज दिस कि आखिर फिर इसरो करोड़ों रुपए खर्च करके मक्खियों को स्पेस में भेज ही क्यों रहा है। एक्चुअली गाइस, ये जो मक्खियां होती हैं इनका फिजिकल स्ट्रक्चर 70% हम इंसानों से मिलता जुलता होता है। अब इस केस में जब एक इंसान को काफी लंबे समय तक जीरो ग्रेविटी में रहना होता है तो उसकी किडनी में स्टोन्स होने के साथ साथ उसको बहुत सी यूरिन रिलेटेड बीमारियां होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और रिसेंटली भी अगर आप सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के केस से फेमिलियर होंगे तो आपको यह भी पता होगा कि इस समय नासा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन दोनों ही एस्ट्रोनॉट्स को जल्द से जल्द वापस अर्थ पर लाना है, क्योंकि हर एक बीते दिन के साथ इन दोनों ही एस्ट्रोनॉट्स के बीमार होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन गाइस, वही बात अब अगर इसरो की जाए तो इसरो ने यहां पर एक बेहद ही स्मार्ट मूव को खेला है, जिसके चलते हुए वो ऑलरेडी बहुत बड़ी क्वांटिटी में फ्रूट फ्लाइज को स्पेस में भेजकर उनके ऊपर ये रिसर्च करना चाहता है कि अगर बाई चांस मिशन के दौरान या फिर मिशन अगर लेट भी हो जाता है तो उस सिचुएशन में भी एक एस्ट्रोनॉट किन किन तरीके की प्रॉब्लम्स या फिर बीमारियों को फेस कर सकता है ताकि उनको पहले से ही टैकल कर लिया जाए। एंड इंटरेस्टिंगली, सिर्फ हमारे एस्ट्रोनॉट्स को सेफ रखने के लिए ही इसरो ने एडिशनली 78 लाख रुपए सिर्फ मक्खियों के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करने में खर्च किए हैं, विच इज रियली स्मार्ट। क्योंकि अगर ये काम नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी पहले ही सोचकर कर लेती तो शायद आज वो जिस परेशानी को फेस कर रहे हैं वो उन्हें फेस कभी भी करनी ही नहीं पड़ती। गाइज, अकॉर्डिंग टू AIB इंटरनेशनल ब्लॉग, हमारे देश भारत में हर साल 100 मिलियन लोग सिर्फ खाना खाने की वजह से ही बीमार हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं
बल्कि अगर आप इस रिपोर्ट को और ज्यादा डीपली पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि इन 100 मिलियन लोगों में से लगभग 1,20,000 लोग हर साल हमारे देश भारत में सिर्फ खाना खाने की वजह से ही इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। सो नाउ द मेन पॉइंट इज दिस कि आखिर एक इंसान खाना खाने की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह कैसे सकता है। एक्चुअली गाइज, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, नो मैटर कि आप इंडिया में फास्ट फूड को कंज्यूम करते हैं या फिर नॉर्मल फूड को, बहुत से केसेस में इन फूड्स में किसी भी तरीके की हाइजीन को मेंटेन नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ना सिर्फ इंसान बीमार होते हैं बल्कि वो इस दुनिया को अलविदा भी कह जाते हैं। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या एक्चुअल बेसिस पर हमारे देश भारत में ऐसा होता भी है या फिर नहीं। 6 सितंबर 2024 तेलंगाना की एक्साइज डिपार्टमेंट ने हैदराबाद के अंदर कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा जो कि आइसक्रीम में विस्की को मिलाकर बेच रहे थे। इंटरेस्टिंगली, इस तरीके की आइसक्रीम को कंज्यूम करने के बाद बहुत से लोग ना सिर्फ बेहोश हुए बल्कि बहुत से लोगों को अलग अलग तरीके की बीमारियों का सामना भी करना पड़ा। अगस्त 2024 यूपी के मथुरा में कूटू का आटा यानी कि बकव्हीट फ्लोर खाने के चक्कर में 250 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। इंटरेस्टिंगली, जब इस चीज को इन्वेस्टिगेट किया गया तब जाकर यह पता चला कि उस कूटू के आटे में यूरिन और पॉटी को मिक्स किया गया था। नवंबर 2022 बरेली के डीडीपुरम चौराहे पर एक शख्स गन्ने की जूस के अंदर मीट को मिलाकर लोगों को उसे व्रत का जूस बताकर बेच रहा था। सैडली, इस तरीके के जूस को कंज्यूम करने के बाद बहुत से लोगों को अलग अलग तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ा। मार्च 2024 तमिलनाडु के वारंगल जिले में एक फालूदा वेंडर अपने फालूदा में अपनी ही बॉडी के कुछ फ्लूइड्स को मिलाकर बेच रहा था। एंड ऑनेस्टली ये चीज इतनी ज्यादा एनोइंग थी कि ये चीज करना तो छोड़िए, शायद आप इस चीज को सपने में सोच तक भी नहीं सकते। अब गाइस, ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट या फिर पुलिस इन तरीके के लोगों को पकड़ती नहीं है। प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि इन लोगों को पकड़ने के बावजूद भी हमारे लॉज इस सेक्टर में इतने मजबूत नहीं है कि वो इन लोगों को कुछ ऐसी सजा दे सके जो बाकी के लोगों के लिए एक एग्जांपल सेट कर सके। और यही वो सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए एक अलग ही लेवल की मेंटेलिटी बनाते हुए ये लोग अच्छे खासे खाने की चीजों को भी इस लेवल तक का अनहाइजीनिक कर देते हैं कि जिसके बारे में आप सोच तक नहीं सकते। और ये एक ऐसी रियलिटी है जिससे आप चाहे कितना ही मुंह क्यों ना फेर लें, लेकिन फिर भी ये हमारा पीछा नहीं छोड़ती। गाइस, ये जो 20 रुपए का नोट है, इसके पीछे जो ये टेंपल की फोटो बनी हुई है, अगर इसकी सच्चाई आपने जान ली तो आप भी दंग रह जाएंगे। एक्चुअली गाइस, ये फोटो है कैलाश टेंपल की, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। हैरानी की बात यह है कि रिसर्चर्स इस टेंपल के बारे में ये सोचते हैं कि इस टेंपल को हम इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस के द्वारा बनाकर तैयार किया गया है। और ऐसा इसलिए है गाइस क्योंकि इस मंदिर को पत्थरों को जोड़कर नहीं बल्कि एक पूरा ही पहाड़ काट कर बनाया गया है। मतलब कि इन शॉर्ट ये पूरा ही मंदिर सिर्फ एक ही पत्थर का बना हुआ है। एंड इवन आज भी मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार गलती कर देते हैं, लेकिन इस मंदिर की नक्काशी करने वाले कारीगरों ने एक भी गलती नहीं करी है। और यहाँ तक कि यहाँ पर सिर्फ आपको रैंडम मूर्तियां ही नहीं बल्कि एक पूरी दीवार पर महाभारत और एक पूरी ही दीवार पर रामायण भी लिखी हुई नजर आती है। अब अमेजिंगली इस टेंपल को कब बनाकर तैयार किया गया इसकी एग्जैक्ट डेट किसी के पास भी मौजूद नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये स्टोन आज से लगभग 6000 साल पुराना है, जिसके चलते शायद हम ये सोच भी नहीं सकते कि उस समय का आर्किटेक्ट कितना ज्यादा नायाब हुआ होगा कि इस मंदिर में आपको ब्रिजेस, अंडरग्राउंड टनल्स, स्टेयर्स और एडवांस ड्रेनेज सिस्टम तक बना हुआ नजर आएगा। अब एक और बात जो शायद आपको हैरान कर देगी वो ये है दोस्तों कि इस टेंपल को बनाने में 4 लाख टन पत्थर को निकाला गया है, जो कि आज तक किसी को भी नहीं मिला। यानी कि इतना बड़ा अमाउंट अचानक से ही हमारी अर्थ से गायब हो चुका है। हालांकि रिसेंट टाइम में यहाँ पर बहुत सी ऐसी मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी जो अब थोड़ी सी डैमेज हो चुकी हैं। और ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि आगे चलकर साल 1682 में औरंगजेब ने 1000 वर्कर्स को 3 साल के लिए हायर किया था, जो कि इस टेंपल को डिस्ट्रॉय करने का काम किया करते थे। एंड एक्चुअली गाइस यही वो सारे कारण है जिसके चलते हुए बहुत से एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि 7 वंडर्स में ये टेंपल होना डिजर्व तो करता ही है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। गाइस, इंडिया में डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, जो देना काफी हद तक सही भी है, लेकिन बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि आज की इस मिलावटी समाज में हमारे ये डॉक्टर्स भी नकली निकल रहे हैं। सितंबर 2024 बिहार के सारण में एक 15 साल का लड़का इस दुनिया से सिर्फ इसलिए अलविदा कह गया क्योंकि उसकी सर्जरी एक फेक डॉक्टर ने यूट्यूब पर ट्यूटोरियल वीडियो देखकर की थी। अब अगर आपको ये लगता है कि हमारे देश भारत में ऐसे सिर्फ हर साल 1 या 2 ही केसेस होते हैं तो आई एम रियली सॉरी, बट आप पूरे ही तरीके से गलत हैं। साल 2017 यूपी के लखनऊ में जब एक पेशेंट इस दुनिया को अलविदा कह गया तब जाकर लोगों को यह पता चला कि अमित शर्मा नाम का डॉक्टर जो उस पेशेंट का इलाज कर रहा था एक्चुअली में पूरे ही तरीके से फर्जी था। इंटरेस्टिंगली जब इस केस को और ज्यादा इन्वेस्टिगेट किया गया तब जाकर पुलिस को यह पता चला कि ये डॉक्टर तो फेक सर्टिफिकेट बनाकर एक नामी ग्रामी हॉस्पिटल में काम तक कर रहा था। साल 2018 मुंबई पुलिस ने 25 ऐसे फर्जी डॉक्टर्स को अरेस्ट किया जो कि फेक डॉक्टर्स
डॉक्टर्स के रैकेट को चला रहे थे। इंटरेस्टिंगली जब इस केस को इन्वेस्टिगेट किया गया तब जाकर ये पता चला कि ये रैकेट इतना ज्यादा बड़ा है कि इसने सिर्फ मुंबई जैसी जगह पर ही 50 से ज्यादा फेक डॉक्टर्स को अलग अलग जगह पर जाकर अपॉइंट कराया है। साल 2023 दिल्ली के संगम विहार में एक ऐसे फर्जी हॉस्पिटल के ऊपर छापा मारा गया जहां पर मौजूद फर्जी डॉक्टर्स पुराने इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए अननेसेसरी लोगों के ऑपरेशन कर रहे थे। अब अजीब बात यह है दोस्तों कि जब तक इस फर्जी हॉस्पिटल के राज से पर्दा उठा, सिर्फ इसी हॉस्पिटल की वजह से 8 से ज्यादा लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन WHO तो स्ट्रेट अवे इंटरनेशनल स्टेज पर यह बोल चुका है कि रिसेंट टाइम में इंडिया के अंदर जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं उनका स्ट्रेट 57% पूरे तरीके से फर्जी है। यानी कि अगर सिंपल वे में इस चीज को देखा जाए तो प्रेजेंट डेट में हमारे देश भारत के लगभग आधे से ज्यादा डॉक्टर्स बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट के लोगों को बेवकूफ बनाकर ना सिर्फ उनकी सर्जरीज कर रहे हैं बल्कि उनको अलग अलग तरीके की मेडिसिन भी दे रहे हैं। सो नाउ द मेन पॉइंट कि आखिर इंडिया में ये प्रॉब्लम जनरेट हो ही क्यों रही है। एक्चुअली गाइस रिसेंटली किए गए बहुत से सर्वे से ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि इंडिया में हर 1500 लोगों के ऊपर सिर्फ एक ही डॉक्टर मौजूद है, जबकि बात अगर एक हेल्दी रेशियो की जाए तो नॉर्मली हर एक कंट्री में ऑन एन एवरेज 1000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर होना ही चाहिए। अब क्योंकि इंडिया ऑलरेडी सर्टिफाइड डॉक्टर्स की क्राइसिस से जूझ रहा है तो सोसाइटी में मौजूद कुछ करप्ट लोग इसी चीज का फायदा उठाते हुए किसी भी गली और मोहल्ले में जाकर अपने एक ऐसे क्लिनिक को खोलकर खड़े कर लेते हैं जहां पर वो बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट के लोगों की सर्जरी और यहां तक कि उनको उल जलूल मेडिसिन भी लिख कर दे देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इंडिया में इन तरीके के क्लिनिक्स पर छापे तब मारे जाते हैं जब इन क्लिनिक्स की वजह से अच्छे खासे लोग इस दुनिया को अलविदा कहे गए हो, जबकि रियलिटी में इन तरीके की इन्वेस्टिगेशन प्रायर बेसिस पर की जानी चाहिए। और ये एक ऐसा सबसे बड़ा लूप होल है जिसकी वजह से आज भी इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री फेक डॉक्टर्स जैसे अजीब से स्कैम्स को फेस करती है। एंड गाइस रियलिटी में जरा इस चीज को सोच के देखिए, मतलब लाखों हमारे और आपके जैसे लोग हर दिन अपनी जान को एक ऐसे इंसान के हाथ में रख देते हैं जिसके बारे में हमें यह तक पता नहीं होता कि वो एक रियल डॉक्टर है या फिर फेक। गाइस आज की डेट में अगर इंडिया के अंदर हमें किसी भी इंसान के ऊपर कोर्ट केस करना होता है तो हम खुद ही मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर होते हैं कि उसका जजमेंट आने में 4 साल 5 साल या फिर 10 साल भी लग सकते हैं। और ये चीज सिर्फ आम इंसानों तक ही सीमित नहीं है। साल 2008 आरुषि तलवार केस। एक्चुअली गाइस ये एक ऐसा केस था जो कि इंडिया वाइड बहुत बड़े स्केल पर फेमस हुआ, लेकिन बावजूद इसके भी इस केस को सॉल्व होने में 9 सालों का लंबा समय लगा। साल 1920 पारसी पंचायत केस। एक्चुअली गाइस ये मुंबई का एक ऐसा केस था जिसे लॉन्च तो साल 1920 में किया गया था, लेकिन इसका स्टेटमेंट 60 साल के बाद यानी कि साल 1980 में जाकर लोगों के सामने आया। साल 1997 दिल्ली सिनेमा हॉल केस। एक्चुअली गाइस इस केस में दिल्ली के उपहार सिनेमा में आग लग जाती है जिसके अंदर लगभग 59 लोग जलकर इस दुनिया को अलविदा कहे जाते हैं। अब नॉर्मली ये केस अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था जिसे बहुत जल्द सॉल्व हो जाना चाहिए था, बट इंटरेस्टिंगली आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन ये केस आगे आने वाले 10 सालों तक लगातार चलता रहा। और साल 2007 के बाद जब कोर्ट ने इस केस का फैसला करते हुए 16 लोगों को अपराधी माना तो क्योंकि समय इतना ज्यादा लंबे समय तक बीत चुका था तो उनमें से 4 लोग तो ऑलरेडी इस दुनिया को अलविदा तक कह चुके थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर आप इन चीजों के ऊपर ऑफिशियल डेटा को पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि रिसेंटली किए गए सर्वेस के अकॉर्डिंग देश के हर 10 लाख लोगों के ऊपर एवरेज सिर्फ 21 जज ही मौजूद हैं, जबकि बात अगर एक नॉर्मल रेशो की जाए तो मिनिमम हर 10 लाख लोगों की जनसंख्या के ऊपर 50 जजों का होना नेसेसरी होता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रिसेंटली द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के अंदर 5 करोड़ से भी ज्यादा सिविल और क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, जिसे अगर इसी स्पीड से सॉल्व किया गया तो इसे सॉल्व करने में हमारे जुडिशरी सिस्टम को 300 साल और ज्यादा लग जाएंगे, which is really shocking. So now the main point is this कि अगर हमें यह पता है कि हमारे देश में जजों की संख्या इतनी ज्यादा कम है तो एक्चुअल बेसिस पर हम इसे सॉल्व कर क्यों नहीं पा रहे। एक्चुअली गाइज इसके भी कुछ मेन पॉइंट्स मौजूद हैं। जस्ट लाइक कि जज का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस होता है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियन सिस्टम के अकॉर्डिंग अक्सर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ कोलिजियन के बीच भी कोऑर्डिनेशन को बनाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर हाई कोर्ट्स या फिर निचली कोर्ट्स के जज की वैकेंसी काफी लंबे समय तक खाली रहती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि क्योंकि डेली कोर्ट के अंदर जजेस के ऊपर वर्कलोड डे बाय डे बढ़ता हुआ चला जा रहा है तो पिछले कुछ ही सालों में
बहुत से जजेस सडनली वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने लगे हैं, जिसकी वजह से एक तो अपॉइंटमेंट में देरी हो रही है, साथ ही साथ बचे हुए जज भी अपनी सीट खाली करके इस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर अगले कारण की जाए तो वो है जुडिशरी बजट का कम होना, जिसकी वजह से एक्चुअल बेसिस पर आज हमारी हाई कोर्ट या फिर नॉर्मल कोर्ट्स जितनी ज्यादा एडवांस और ऑनलाइन होनी चाहिए थी उस रेशो से हम उन्हें कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे केसेस जो एक्चुअल बेसिस पर ऑटोमेटेड सिस्टम या फिर ऑनलाइन ही निपट जाने चाहिए थे वो तक भी आज हमारे देश भारत में पुराने ट्रेडिशनल तरीकों से निपटाए जा रहे हैं। इसके साथ ही क्योंकि जज बनने के लिए काफी एक कॉम्प्लेक्स और हार्ड एग्जाम को भी क्रैक करना होता है तो मेजॉरिटी ऑफ यूथ को ये डायरेक्शन ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती। साथ ही साथ प्रेजेंट डेट में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हर एक छोटी छोटी सिटी में जाकर एक स्टूडेंट को प्रॉपर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहा है जिसको पढ़ने के बाद एक्चुअल बेसिस पर एक इंसान जज के लिए प्रॉपर तरीके से अप्लाई भी कर पाए। और गाइस यही वो कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसे टैकल करके हम इस परेशानी से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो अभी जो केसेस 5 या 10 साल में पेंडिंग पर जाते हैं वो दिन दूर नहीं जब यही केसेस 15 और 20 साल पेंडिंग पर जाकर सॉल्व होंगे। और जब ऐसा होगा तो नो डाउट हमारे देश के लिए वो सही बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। भारतीय मिडिल क्लास आखिर बर्बाद क्यों होता जा रहा है? असल में गाइस भले ही मेरे ये शब्द अभी आपको काफी ज्यादा कड़वे लग रहे हो, लेकिन रीसेंट टाइम में जो कुछ भी हो रहा है अगर वो उसी रेशो से आगे होता हुआ चला गया तो मिडिल क्लास की बर्बादी तो छोड़िए, हमारे देश भारत में मिडिल क्लास कैटेगरी नाम की कोई भी चीज बचेगी ही नहीं। वेल अब इतना बड़ा स्टेटमेंट मैं क्यों दे रहा हूं, इस फैक्ट को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। असल में गाइस नॉर्मली ये माना जाता है कि अगली पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से इन टर्म ऑफ वेल्थ थोड़ा सा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। एग्जांपल के लिए माना यह जाता है कि अगर पहली पीढ़ी पैदल चल रही है तो दूसरी पीढ़ी साइकिल पर चलेगी और आगे आने वाली पीढ़ी स्कूटर या फिर कार को हायर या फिर परचेज करेगी। लेकिन वही बात अगर इंडिया की जाए तो रिसेंट टाइम में इंडिया के अंदर यह सिस्टम पूरे ही तरीके से कोलैप्स कर चुका है। वेल अब ऐसा क्यों है वो भी समझाता हूं। गाइस मान लीजिए कि आज की डेट में आपको अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। अब ये बात पूरी तरीके से क्लियर है कि रिसेंट टाइम में इंडिया में स्टैंडर्ड एजुकेशन इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी है कि एक बच्चा जब स्कूल से कॉलेज को कंप्लीट करके निकलता है तब तक ही उसके पेरेंट्स सिर्फ उसकी पढ़ाई पर ही लाखों रुपए खर्च कर चुके होते हैं, जिसके बाद भी जब वो अपने हाथों में एक डिग्री को लेता है तो उस डिग्री के बिहाफ पर उसको मार्केट में जॉब मिलेगी इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं होती। और ऐसा मैं नहीं बल्कि स्टैट्स बोलते हैं, क्योंकि गाइस मनी कंट्रोल और यहां तक कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल रिपोर्ट भी क्लियरली इस बात को बोलती है कि इंडिया का 80% से ज्यादा यूथ रिसेंट टाइम में बेरोजगार है। अब गाइस इस केस में अगर ये भी मान लें कि एक परिवार का बच्चा उस बचे हुए 20% के अंदर आता है जिसके पास मौजूद है, तब भी 99% केसेस ऐसे होंगे कि उसको जो सैलरी मिल रही होगी वो भी उसकी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा कम होगी। यानी कि इन शॉर्ट रिसेंट टाइम में अगर एक फैमिली अपने बच्चे की पढ़ाई के ऊपर जितने पैसों को खर्च करती है उन्हें अगर वो सीधा उठाकर बैंक में सेव कर दे तब भी उसकी इंटरेस्ट बच्चे को मिलने वाली कई सालों की सैलरी से भी ज्यादा होगी। और यही वो एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए प्रेजेंट डेट में बहुत सी मिडिल क्लास फैमिली जब अपनी अगली पीढ़ी की तरफ शिफ्ट होती हैं तो फाइनेंशियली वो ग्रो करने की बजाय उल्टा नीचे की तरफ लुढ़क जाती हैं, जिससे क्रिएट होती है एक बहुत बड़ी वेल्थ इनइक्वालिटी जो हमें यह बताती है कि रिसेंट टाइम में हमारे देश भारत के सिर्फ 1% ही रईसजादे लोग पूरे देश की 40% वेल्थ को ओन करते हैं। अब गाइस शायद यहां तक भी बहुत से लोगों को यह लग रहा होगा कि भाई हमारे देश भारत में मिडिल क्लास लोगों की हालत इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है। तो गाइस इस चीज को और ज्यादा डीपली समझने के लिए हम और आप मिलकर देखते हैं हाउस परचेज परसेंटेज। एक्चुअली गाइस साल 2019 में मिडिल क्लास लोगों के द्वारा देश में बिकी ऑलमोस्ट सभी प्रॉपर्टीज का 38% खरीदा गया था, जबकि बात अगर 2023 की जाए तो ये परसेंटेज बढ़ने की बजाय गिरकर रह गया सिर्फ 20%। अब इंटरेस्टिंगली कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेपो रेट को लगभग 250 बेसिक पॉइंट्स तक बढ़ाना था, जिससे होम लोन पर इंटरेस्ट बढ़ गई और एज अ रिजल्ट मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों का घर खरीदने का सपना ही रह गया। अब गाइस घर तो चलिए फिर भी कोई एक बड़ी चीज हो सकती है, हम बात जरा गाड़ियों की कर लेते हैं। दिसंबर 20, 2022 मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दिया कि क्योंकि इंडिया के अंदर गाड़ियों पर भारी भरकम टैक्स लिया जाता है तो इससे बीते 12 सालों में कार इंडस्ट्री की ग्रोथ 12% से घटकर महज 3% पर ही आ गई है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि 50% टैक्स के साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ग्रोथ हो ही नहीं सकता।
आज यूरोप और जापान के लोगों की पर कैपिटा इनकम इंडिया के मुकाबले कहीं ज्यादा है, लेकिन फिर भी गाड़ियों पर टैक्स इंडिया में लोगों से ज्यादा लिया जाता है। अब गाइस उनके इस स्टेटमेंट को उस समय किसी ने भी ज्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन शायद उन्हें यह बात नहीं पता होगी कि आगे आने वाले महज 2 सालों के अंदर ही उनका यह स्टेटमेंट 100% सही साबित होगा। जुलाई 2024 डीलर सेगमेंट ने ऑफिशियली सामने आकर यह बोला है कि इस साल कारों की सेल ड्रास्टिकली काफी ज्यादा कम हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कारों के साथ साथ कमर्शियल व्हीकल, 3 व्हीलर्स और 2 व्हीलर की बिक्री भी पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में 24% तक कम रही है, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण टैक्स में बढ़ोतरी है। अब इन दी लास्ट अब बात अगर पीसी या फिर लैपटॉप जैसी पढ़ने की बेसिक चीजों की जाए तो उनकी सेल में भी स्ट्रेट 15 से 25% की गिरावट को रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं अब बात अगर रूरल एरियाज की जाए तो वहां पर भी बहुत सी डेली नीड्स की चीजों की बिक्री पहले के कुछ सालों के कंपैरिजन में आज नीचे गिरती हुई चली जा रही है। अब गाइस दूसरी साइड ऐसा भी नहीं है कि इंडिया के लोगों की पर कैपिटा इनकम कम हो रही हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इकोनॉमिकली इंडिया पीछे की तरफ जा रहा होता। लेकिन क्योंकि इंडिया स्टेट्स में आगे की तरफ बढ़ रहा है तो इनकम भले ही हर इंसान की थोड़ी बहुत बढ़ी हो, लेकिन आज जो हर एक चीज के ऊपर अलग अलग टैक्स लग रहा है उसकी वजह से मिडिल क्लास की ना सिर्फ परचेजिंग कैपेसिटी काफी हद तक कम हो चुकी है, बल्कि वो पहले के कंपैरिजन में पैसे सेव भी नहीं कर पा रहा, जिसके चलते हुए आरबीआई की खुद की एक ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2023 में इंडिया के अंदर क्रेडिट कार्ड अनपेड डेब्ट रैपिड पेस से बढ़कर 2 लाख करोड़ पहुंच गया था। एंड इवन अगर आप डीपली इन सारी स्टेट्स को पढ़ेंगे तो आपको यह भी समझ में आएगा कि जो इकोनॉमी इंडिया की बढ़ रही है वो काफी हद तक अमीर लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इस चीज को ठीक ही नहीं किया जा सकता। एक्चुअली गाइस हमें हमारी टैक्स पॉलिसीज में थोड़ा बहुत फेरबदल करना होगा और जो ज्यादा रिच लोग हैं उनसे जो टैक्स लिया जाता है उसका परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ाना होगा। साथ ही साथ जो मिडिल क्लास इंसान है या लोअर मिडिल क्लास इंसान है उनके ऊपर से टैक्स का बोझ थोड़ा सा कम करना होगा। लेकिन बात अगर रीसेंट स्टेट्स की जाए तो अगर इसी तरीके से सारी चीजें आगे बढ़ती हुई चली गई तो एक इंसान या तो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा या फिर वो मिडिल क्लास से नीचे गिरकर गरीब की कैटेगरी में आ जाएगा। और जो मिडिल क्लास वाली कैटेगरी है वो काफी हद तक अपने साइज को छोटा करके एक टाइम के बाद इंडिया से गायब ही हो जाएगी। और उसी का ही एक जीता जागता एग्जाम्पल हमारी पड़ोस की कंट्री पाकिस्तान है, जहां पर साल 2023 में वर्ल्ड बैंक ने ऑफिशियली सर्वे करके यह बताया था कि लगभग 40% पाकिस्तानी पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे पहुंच चुकी है और ये रैपिड पेस से बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जिसके चलते हुए आगे आने वाले कुछ ही सालों में पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ लोग मिडिल क्लास से गरीब हो चुके होंगे, जबकि बाकी के लोग अमीर की कैटेगरी में जा पहुंचेंगे। सो इन दी लास्ट गाइज यहां पर मैं बात क्लियर कर लूं कि ना ही मुझे यहां पर किसी को अच्छा दिखाना है, ना ही किसी को बुरा दिखाना है, ना ही किसी का कंपैरिजन करना है। मैं सिर्फ आपके सामने न्यूट्रल होकर वो प्रॉब्लम्स रख रहा हूं जो एक्चुअल बेसिस पर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास इंसान हर दिन फेस करता है। आई होप गाइस जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो आपको समझ आ गया होगा। आई होप गाइस आज का एपिसोड आपको ये पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।